वेलकम आकाश सक्सेना, थैंक्स फॉर हैविंग हियर। चलिए एक आपका ऑडियंस को इंट्रो दे देते हैं बाकी। तो बेसिकली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय माई प्रोफेशन, और साथ ही साथ में मैं डीसा क्वालिफाइड हूँ एंड कॉन्करेंट ऑडिट क्वालिफाइड, एंड साथ ही साथ में मैं फॉरेंसिक ऑडिट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिसिंग इन भोपाल करंटली। एंड आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स फॉर एनिमल्स, and I have an NGO as well. So this is the basic small introduction of me. Then you can obviously shoot questions whatever you want to ask. दैट्स अ नाइस इंट्रोडक्शन फॉर बाय योरसेल्फ, बट आई कैन गिव अ नेम, अ काइंड हार्टेड CA वी हैव। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्टेड योर CA जर्नी। जैसे लोगों को पता चलता है कि 11th के बाद कॉमर्स ले लिया, अब मुझे MBA करना है या इसे परस्यू करना है, कौन सा करियर परस्यू करना है, तो वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कि हाँ यार CA करते हैं। मेरी जर्नी 10th क्लास से स्टार्ट हो गई थी। उसका रीज़न ये था, जब मैं 10th में ही था तो आई वॉज सर्चिंग ऑन, उस टाइम पे इतना ज़्यादा नेट्स तो चलते नहीं थे, वेबसाइट्स इतनी एक्टिव नहीं थी, गूगल नया नया था हमारे लिए। तो मैं सर्च कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एंड द वन थिंग विच आई गॉट इज़ CA। एंड मेरे को ऐसा लगता था कि मैं शायद कर सकता हूँ। तो मैं 10th क्लास में ही इंस्टीट्यूट जाके, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाके मैं प्रॉस्पेक्टस लेके आ गया था कि CA में क्या क्या सिलेबस होता है ये जान लेते हैं एक बार, और किस तरीके से होता है। एंड एक दिन जब मैं क्लास में बैठा था तो मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि व्हाट यू वांट टू बिकम। तो मैंने बोला मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो कहते क्यों बनना है? तो मैंने बोला उसमें रिस्पेक्ट मिलती है इसलिए बनना है। सिर्फ रिस्पेक्ट के कारण मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया। और पैसा तो ऐसा है कि पैसा तो कोई भी कमा सकता है, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिस्पेक्ट। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड इन द ईयर 2012 आई गेव माई CPT। अभी तो CA फाउंडेशन हो गया है, उस टाइम पे CPT होता था। तो 2012 में मैंने CPT दिया, तो वो क्लियर किया। देन आई गेट इनटू अ IPCC जो सेकेंड लेवल होता है, एंड सब कुछ अच्छा जा रहा था IPCC तक। IPCC में जब मैंने एग्ज़ाम दिया, आई वॉज बिट कॉन्फिडेंस कि मैं पास हो जाऊँगा, बट अनलकी फैक्टर एक चीज़ होता है जो CA में कई बार आपको फेस करना पड़ जाता है। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि मेरा सेकंड ग्रुप निकल गया, एंड फर्स्ट ग्रुप में मैं 6th मार्क से रह गया। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाता है बच्चा, बिकॉज आपको ये उम्मीद नहीं होती अब से कि यार जो कभी फेल नहीं हुए वो अब जाके फेल हो रहे हैं। बट उसने मुझे ये चीज़ सिखाई कि फेल होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप फेलियर को किस तरीके से लेते हो, आप क्या उससे ऊपर निकल सकते हो, आप उससे आगे बढ़ सकते हो, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। हाँ, बुरा लगता है और हर बच्चे को लगता है, बिकॉज उसके कुछ फ्रेंड्स तो पास हो जाते हैं लेकिन आप नहीं हो पाते। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे वो जो पास हो गए IPCC में। तो ये एक ड्रॉबैक, मतलब ड्रॉबैक तो नहीं, ये एक चैलेंज मैंने फेस किया इन IPCC ओनली। देन आर्टिकलशिप शुरू हुई, आर्टिकलशिप वॉज गोइंग गुड। सडनली आई मेट विद एन हॉरिफाइंग एक्सीडेंट, एंड मेरा स्लिप डिस्क हो गया, एंड डिस्क मेरा डैमेज हो गया। तो अराउंड 5-6 लाइक लुम्बर रीजन के पूरे डिस्क मेरे डैमेज हो गए। आई वॉज बैड रिडन फॉर लाइक 6 months। देन मेरे को कभी भी ना हार मानने का वो होता नहीं है। आई कैन नॉट बिलीव माई सेल्फ कि मैं हार मान गया इस चीज़ से। तो मैंने जिमिंग भी स्टार्ट करी थी उसी टाइम पे, थोड़ा थोड़ा करता था, बट मेरी जिमिंग भी बिकॉज ऑफ माई एक्सीडेंट ख़त्म हो गई। और जब ऐसा सब कुछ हुआ आपके साथ तो आपको लगता है कि अब मैं किसी लायक नहीं बचा हूँ, क्या मैं अब CA बन भी पाऊँगा, क्या मैं अब पढ़ाई कर भी पाऊँगा। बिकॉज वो पेन जो होता था उस टाइम पे तो इट वॉज अनबेरेबल। बिकॉज एक बच्चे को उसकी 6 डिस्क डैमेज हो जाए उस टाइम पे, और वो कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस में CA पीछे चल रहा है, उसकी आर्टिकलशिप चल रही है, तो ये सब चीज़ों के चक्कर में कुछ चीज़ें डिले हुई। बट जो होना था हो गया। मैंने ये एक लिया और वापस अपने आप पे फोकस करना शुरू किया, और हार नहीं मानी और आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते फिर मैं CA बन गया एट दी एंड। तो इस तरीके से मेरी एक CA वाली जर्नी यहाँ तक थी, जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं और आना भी चाहिए, उससे ही हम आगे बढ़ने का सीखते हैं। आपकी लाइफ में भी आए होंगे, और चाहे आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर की बात कर लें या बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लें, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। तो हमें सिर्फ उनसे प्रॉब्लम से कभी भागना नहीं है, क्विट नहीं करना है। और मैंने यही सोचा कि मुझे CA कभी क्विट नहीं करना है और बन के रहना है, और मैं बन गया CA। एंड इट्स बीन लाइक 4-5 years अभी जब मैं CA बन चुका हूँ, एंड करेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग। तो ऐसा है। ये क्वाइट मतलब इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी, इसको मैं
अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपनी साइड से और प्रोबेबली ऑडियंस की साइड से भी। इससे एक क्वेश्चन आता है कि जब आपकी जो मतलब एक्सीडेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली, और फिर जब आप एक मतलब अनलकीली उसमें ड्रॉबैक हुआ है या फिर आपने फेलियर फेस किया, तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? आपको मतलब किसने सपोर्ट किया? आपकी कोई मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो? आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरा IPCC का रिज़ल्ट आया, मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं थे एंड मैं फ़ेल हो गया था फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में पास हो गया था। बट वो फर्स्ट ग्रुप का गम तो था, बिकॉज उसका हमारे टाइम में क्या होता था कि आप आर्टिकलशिप नहीं कर सकते थे अगर आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं है। और अब जो नया स्कीम और नई चीज़ आ रही है उसमें तो दोनों ग्रुप क्लियर करना है। फिर बीच में इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया था अगर आपका सेकंड ग्रुप क्लियर है तो भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स आर्टिकलशिप में उस टाइम पे चले गए थे। तो जब मैं फ़ेल हुआ, जब तो मेरे पास कोई नहीं था, तो मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आए कि अब मैं वाई टू बी इन दिस लाइफ एंड एवरी काइंड ऑफ दैट थिंग। बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उसको किस तरीके से उस गम से निकालें, ना कि उसको कोसें कि यार तू फेल हो गया, या फिर उसको प्रताड़ित करें कि यार तू फेल हो गया, यू डोंट डिजर्व टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू डोंट डिजर्व टू बिकम लाइक गुड पर्सन इन लाइफ, आपके पैसे नहीं आएंगे, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का ये सपोर्ट रहा मेरे को। ऑब्वियसली घबराते तो थे वो, लेकिन एक सपोर्ट उनका ये आया कि कोई बात नहीं आकाश, तू कर सकता है। और आपको मैं बताऊं, मेरा IPCC में जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया तो आई टॉप्ड ऑल ओवर MP इन टैक्सेशन। एंड जो एग्जाम्शंस की बात करते हैं तो मेरे 4 सब्जेक्ट्स थे बचे हुए, तो 4 में से 3 मेरे एग्जाम्प्टेड हो गए, मतलब 3 मेरे मार्क्स ऐसे आ गए कि एग्जाम्शन के ऊपर मार्क्स आ गए। तो जब मुझे भी नहीं पता था, मेरे टीचर ने मुझे कॉल किया जो मुझे टैक्स पढ़ाते थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे टैक्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं? तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो भोपाल में नहीं थे वो, पूरे MP में थे। एंड इवन जो इंडिया का रैंकर था उसके भी मेरे से कम मार्क्स थे टैक्स में उस टाइम पे, कुछ रैंकर्स के। तो द थिंग इज़ कि वो अचीवमेंट मुझे इसलिए मिला क्योंकि उस टाइम में मेरे पेरेंट्स ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं उस CA जर्नी को वहाँ पर क्विट करने का सोचता। क्योंकि आज के डेट में बहुत बच्चे करते हैं, जब वो या तो BCom कर रहे होते हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो CA ज्वाइन करते हैं। फिर उनको लगता है कि यार एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, अब नहीं हो पाएगा हमसे, हम क्विट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें क्विट नहीं करना है। हाँ, हमें अपने आप का फोकस रखना है और देखना है कि हमारी गलतियाँ क्या हो रही हैं और गलतियों को सुधारना है। तो ये एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने फेल होने की बात कहा, तो एक बात याद आती है कि आप कोई एग्जांपल यू कैन नॉट, मतलब अगर आपको लगे तो आप नेम डिस्क्लोज कर सकते हो, अगर आप बता सकते हो कि कोई एग्जांपल है आपके CA के पास जो कितनी बार फेल हुआ लेकिन फिर भी बन गया कि नहीं भाई मैं तो बन के रहूँगा? मतलब नेम तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब मैंने 16 अटैम्प्ट तक के बच्चे देखे हैं। 16? हाँ 16 अटैम्प्ट मतलब फाइनल में, तो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स डाउन द लाइन अगर देखें 6 मंथ में होता है, वो बने। वन ऑफ माई फ्रेंड, नाम मैं ले सकता हूँ, शुभम सक्सेना नाम है उनका, एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन 7th अटैम्प्ट CA फाइनल। CA निकला, मेरे साथ ही निकला था, मतलब मेरे सीनियर बोल सकते हैं उनको, बट मेरे साथ में ही उसका CA निकला। थोड़ा अनफॉर्चुनेट। हाँ, तो 7th अटैम्प्ट में निकला, बट ही वॉज सिलेक्टेड। उनका नॉलेज इतना अच्छा था कि उनको ग्रैंड थॉर्टन ने पहले सिलेक्ट किया, देन EY ने सिलेक्ट कर लिया बाद में जाके। इवन आफ्टर 7th अटैम्प्ट भी इतना कर लिया। तो बहुत सारा मिथ ये भी चलता है कि Big 4 3 अटैम्प्ट बाद 4th अटैम्प्ट बाद चूज़ नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है तो हो सकता है आपको फर्स्ट 6 मंथ किसी एक फर्म में जॉब करना पड़े, लेकिन उसके बाद आपको Big 4 में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मेरी खुद की सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उसका भी ज़्यादा अटैम्प्ट थे, मतलब मोर देन 3। जनरली लोग बोलते हैं 3 के बाद नहीं करेगा। शी इज़ डूइंग जॉब इन KPMG। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो मिथ बना के रखा हुआ है लोगों ने कि 4th अटैम्प्ट हो गया तो आपको Big 4 सिलेक्ट नहीं करेगा। हाँ, उनका क्राइटेरिया होता है, लेकिन सारी Big 4 का ही क्राइटेरिया नहीं होता है कि उनका रहता है कि 3 अटैम्प्ट मिनिमम मैक्सिमम हो सकते हैं, बट डाउन द लाइन 1 ईयर वो चूज़ कर सकते हैं आपको। तो जैसे आप Big 4 को आपने मेंशन किया, तो जो एस्पायरिंग CA एस्पिरेंट्स है उनको आप बता सकते हो कि Big 4 में आर्टिकलशिप का पाथवे क्या होता है? पहले आप ये ऑडियंस को बता दो कि Big 4 है क्या, मतलब कंपनीज जैसे। बेसिकली Big 4 इज़ Big 4 फर्म्स, प्रोफेशनल फर्म्स, जिसमें हम 4 फर्म्स को लेते हैं, EY, अर्स्ट एंड यंग, Deloitte, PwC एंड लास्ट इज़ KPMG। दीज आर द 4 फर्म्स जिनके पास सबसे ज़्यादा मार्केट है, सबके पास सबसे ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा बिजनेस है फिनेंस से रिलेटेड। तो ये फाइनेंस रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस है वो उनके पास है। एंड दीज आर ग्लोबल फर्म, इंडिया में नहीं है इनका, मतलब इंडिया की फर्म नहीं है, दीज आर ग्लोबल फर्म जिनका इंडिया में भी हिस्सा है। तो द थिंग इज़ कि ये इतनी बड़ी हो गई कि इनके पास टर्नओवर इतना ज़्यादा है, इनका बिज़नेस इतना ज़्यादा है, इसलिए हम इनको Big 4 बोलते हैं।
तो इसलिए ये बिग फोर में गिनी जाती है, ये बिग फोर है। हाँ, आर्टिकलशिप की बात आप कर रहे हो तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कि आपको प्रैक्टिस करना है या आपको जॉब करना है। सी इफ़ यू वांट टू डू प्रैक्टिस देन आई वुड सजेस्ट कि आई विल एवरी टाइम सजेस्ट कि आप कोई ऐसी फर्म में देखो जिसमें आपको हर तरीके का काम सीखने को मिले, बी इट टैक्सेशन, बी इट ऑडिट, बी इट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बी इट अदर रिलेटेड टू लाइक अगर आप स्टॉक में देख रहे हो या किसी भी चीज़ में देख रहे हो तो उन सब चीज़ों से सब कुछ जब आपको काम मिल जाए तो उसमें फोकस ज़्यादा करो। हाँ, अगर आपको जॉब ही करना है, आपने सोच लिया है मुझे जॉब करना है, तो आप पहले स्ट्रीम देखो कि बिग फोर में आर्टिकलशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या आपको किस स्ट्रीम में करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में है या ऑडिट में है या फिर कोई और दूसरी नई चीज़ें जो अभी आ रही हैं, एआई डेवलप चीज़ें भी आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलप चीज़ें भी आ रही हैं, उसमें हैं। तो पहले आप अपना एक जो आप पाथवे है वो चूज़ करने से पहले आप ये देख लो कि आपका इंटरेस्ट क्या में है। अगर आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में है उसमें इन्वेस्ट करो और उस तरीके से आप बिग फोर में जाओ। बिग फोर का सिलेक्शन क्राइटेरिया सिमिलर होता है, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर वो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो डिस्प्ले करते हैं। आप जब जाएंगे उनके सेक्शन में तो उसमें आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी जो रहती हैं, उनके साथ करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ रहता है। तो उनकी वेबसाइट्स हैं, आप उन पर जाके जा सकते हैं, वहाँ पर आप मेल कर सकते हो उनको एंड आपको वहाँ से आएगा, रिवर्ट आता है। एंड बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे हैं, मतलब बिग फोर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉबैक भी होता है। हर चीज़ अच्छा आप बोल सकते हैं कि बिग फोर का अच्छा है, एक ब्रांड वैल्यू बनता है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि एक तो लाइफ थोड़ी सी आपको पहले मैनेज करना सीखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू डू आर्टिकलशिप इन बिग फोर। बिग फोर में आप ये सोचोगे कि यार मैं 5 बजे फ्री हो जाऊँ, 6 बजे फ्री हो जाऊँ और फिर मैं जाके पढ़ लूँ, तो हर बार पॉसिबल ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे बिग फोर में जाना है तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग लेके जाना पड़ेगा। सेकेंडली, बहुत सारे बच्चों का मैंने ये भी देखा है कि यार 1 साल तक करते हैं बिग फोर में जॉब आर्टिकलशिप, देन उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम तो अपने ही टाउन में जा रहे हैं, वहीं पर जाके आर्टिकलशिप करेंगे अपनी कंटिन्यू। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो पहले से ये चीज़ को क्लियर कर लो। और जो बिग फोर में जॉब कर रहे हैं या जो बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, अब उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल को जाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल पे उनसे पूछो कि कैसा काम होता है, क्या वाइबल है आना। अगर उनको वो बोलते हैं कि हाँ वाइबल है तो ट्राई करो और एक पे रिलाई मत करो, आप 3-4 लोग देखो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसमें जाके लोगों को मैसेज करोगे तो आपका रिप्लाई भी वो देंगे। ऐसा नहीं है मतलब कि सब रिप्लाई नहीं कर रहे, और जो अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो तो रिप्लाई कर ही देंगे, बिकॉज अभी उस फेज़ में है कि दे हैव टाइम टू रिप्लाई एटलीस्ट। तो अगर आप 5-6 लोगों से मिलो, अलग अलग बिग फोर का एक्सपीरियंस देखो, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ तो फिर करो। कभी भी ना वर्ड से नहीं जाना चाहिए, फैसिनेटिंग होके नहीं जाना चाहिए कि यार मतलब बिग फोर में मिल जाएगा अब तो मेरा लाइफ सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप अपना, मैंने क्या बोला, मोटो क्लियर करो, वेदर यू वांट टू डू जॉब और यू वांट टू डू प्रैक्टिस। सेकेंडली, जॉब में भी आपको क्या है आपका मन, क्या आपको वो बिग फोर दे पाएगा, बिकॉज अगर आप ऑडिट बैकग्राउंड में चले गए तो फिर ऑडिट में ही मैक्सिमम टाइम वो रखेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि फिर आपको टैक्सेशन में जंप करा दें, मतलब लकी हुए कभी तो हो भी सकता है, बट 90% चांस है कि फिर आपको ऑडिट में रहेंगे। अब मान लीजिए आपने 6 महीने काम किया ऑडिट में और 6 महीने बाद फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे ऑडिट करना ही नहीं था, आई एम गुड इन कंसल्टेंसी, आई एम गुड इन टैक्सेशन, मैं क्यों कर रहा हूँ ऑडिट। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि आपका पहले क्या लाइन है, उसको क्या चूज़ करना चाह रहे हो, तो बिग फोर में जाओ, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकलशिप फर्म चूज़ करने से पहले अब बात आ जाती है कि हमने अभी बिग फोर की बहुत सारी बातें कर ली, अब बात आती है कि जो मिड साइज़ फर्म्स में जाते हैं। देखो मिड साइज़ फर्म में आपकी लर्निंग क्या है आप देखो, उसमें भी आप आर्टिकल्स से बात करो कि क्या सिखाया जा रहा है, कैसा सिखाया जा रहा है। चाहे आपको प्रैक्टिस करना हो चाहे नहीं करना हो, जॉब भी करना हो, तो ऐसा नहीं है कि मिड साइज़ में आपने अगर आर्टिकलशिप कर ली तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं है। मैं लाइव एग्जांपल बोल सकते हैं कि मैंने मिड साइज़ फर्म में किया, मेरा जॉब लगा था एंड उसके बाद मुझे EY और डेलॉयट ने भी सिलेक्ट किया था अपने उसमें मेरे रिज्यूमे और मेरा इंटरव्यू लेने के बाद। तो ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि मिड साइज़ में कर लोगे तो यार मुझे बिग फोर में जॉब नहीं लगेगा या मुझे इंडस्ट्री नहीं लेगी। थर्डली, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आर्टिकलशिप पीरियड के एक टाइम बाद आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप उससे सीखने को मिलता है अगर आपका प्रिंसिपल आपको अलाउ करे। और ऐसे प्रिंसिपल के पास जाइए जो थोड़े फ्लेक्सिबल हों इन चीज़ों को लेके कि यार, क्योंकि करियर ऑफ अ स्टूडेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी रेदर देन फॉर अ प्रिंसिपल, बिकॉज प्रिंसिपल तो उनसे काम करा रहे हो, सिखा भी रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चूज़ करने से पहले अपने सीनियर से ज़रूर बात करें कि मैंने ये चूज़ कर रहा हूँ, क्या ये सही है या नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं है तो क्यों नहीं है ये पूछें, ऐसे नहीं यार उन्होंने बोल दिया है कि नहीं है तो नहीं जाऊँगा, या उन्होंने बोल दिया है तो नहीं जाऊँगा। लेकिन रिसर्च
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिसर्च करते रहना चाहिए। ओके, क्वाइट फुलफिलिंग आंसर आपने इसमें बताया। इसके बाद आता है कि जैसे आपने बोला कि डिफरेंट आपने फील्ड्स बताई, जैसे ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, तो आप ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि सीए के बाद कितनी डिफरेंट टाइप की फील्ड रहती हैं आप वर्क प्लेस में, मतलब एम्प्लॉयमेंट गेट कर सकते हो? सी फील्ड का ऐसा है ना, फील्ड का तो मतलब कुछ लिमिट ही नहीं है। फील्ड ऐसी हो जाती है कि सिर्फ ऑडिट नहीं है, सिर्फ टैक्सेशन नहीं है, देन फिनेंशियल मैनेजमेंट आ गया, स्ट्रेटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फॉरेन बेस्ड अकाउंटिंग हो गई, फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गई, फॉरेंसिक ऑडिट हो गए, और इसके अलावा आपका रिलेटेड टू लॉ हो गया या रिलेटेड टू कॉस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। आप टॉप 5 जो मोस्टली मतलब गेन्ड या फिर अप्रोच्ड एम्प्लॉयमेंट बता सकते हो फील्ड जो सीए के बाद अप्रोच कर सकते हैं मतलब? मैक्सिमम जो लाइन में अभी लोग जा रहे हैं वो टैक्सेशन एंड ऑडिट है, बट मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ टैक्सेशन ऑडिट नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जब इंसान किसी का फाइनेंस मैनेज करना सीख जाए तो वो ऑडिट भी कर सकता है, टैक्सेशन को भी फॉलो कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसे फर्म ढूंढो जिसमें आपको ओवरऑल नॉलेज हो फाइनेंस का, कि आप ओवरऑल कंपनी करती कैसे है काम, कंपनी का काम कैसे चलता है। बिकॉज ऐसा भी होता है कई बार कुछ आपको ऐसी कंपनीज मिलती हैं जो बहुत लो स्केल पे चल रही हैं, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स में ऐसा होता है कि दे आर इनटू डीप लॉसेस, बहुत ज़्यादा लॉसेस में है, तो आप उनको लॉसेस से कैसे उभार सकते हो, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल होता है। और अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फर्स्टली सारी चीज़ों को छोड़ के, बड़ी से बड़ी फर्म को छोड़ के ऐसी अपॉर्चुनिटी पे जाओ, क्योंकि आपको एक तो सीखने को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैंने इस कंपनी को बचाया है, किस तरीके से मैंने इस कंपनी को निकाला है इसके प्रॉब्लम से। और वही कंपनी आपको हो सकता है जितना आपको एक बड़ी कंपनी दे रही है उससे कहीं ज़्यादा वो आपको एक पैकेज ऑफर कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि यार जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें जाओ, प्लीज़ टैक्स के पीछे, ऑडिट के पीछे मत भागो। जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, पढ़ते टाइम भी हमें समझ में आ जाता है कि मेरा लॉ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, मेरा टैक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है, मेरा ऑडिट में ज़्यादा है, तो मुझे पढ़ते टाइम भी समझ में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो जिसमें आपको पढ़ते टाइम समझ में आए, आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस से आपको समझ में आए, उसके बाद अपनी फाइनल जॉब चूज़ करना चाहिए आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली। ये आपने अच्छा बताया कि मतलब एक काइंडफुल बताया कि जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसको फॉलो करो, रेदर देन कि आप किसी के मतलब फॉलोइंग द ट्रेंड की टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है कि ऑडिट ज़्यादा है, कि रेदर देन फॉलोइंग मनी। इन दी एंड मनी और फेम या फिर जो भी है वो आ जाता है, लेकिन इंटरेस्ट एंड में मैटर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मान लीजिए आप किसी ने आपने चूज़ करा ऑडिट किसी फॉर्म में और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए साल का भी मिल रहा है, तो क्या आप लाइफ जी पाओगे? यू कांट लिव द लाइफ व्हाट यू वांट। आपको लाइफ जीने में मज़ा जब आता है जब आप अपने मन का काम कर पाओगे। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैंने जॉब छोड़ने का मेरा रीज़न सबसे पहला यही था कि यार कि मैं मतलब एज अ पर्सन मैं किसी का गलत कभी सुन नहीं सकता, ठीक है। और अगर मेरी गलती है तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ गलती है। बट कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होते हैं उनसे, तो आप कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी तो भी आपको अननेसेसरली सुना दिया गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसा हमें नहीं जीना है। सेकेंडली कई बार वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा पटैतिक होता है बहुत सारी कंपनीज़ में, कि यार पॉलिटिक्स चलती है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चलती हैं और किसी को नीचा दिखाया जाता है, ऐसा भी होता है। तो दिस इज़ द फैक्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको फेस पे अच्छा दिख रहा है तो वो अंदर से भी अच्छा होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब ऐसा कभी किसी लाइफ में होगा नहीं। तो मेरा सजेशन ये है कि यार आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना ऑडिट में तो जाओ, नहीं मिल रहा है तो उसी टाइम पे छोड़ो और कोई और फील्ड पकड़ो। बिकॉज लाइफ इज़ योर्स, नॉट ऑफ द एम्प्लॉयर। आपकी लाइफ है, आपके एम्प्लॉयर की लाइफ नहीं है। वो जैसा आपको चलाना चाहे आप वैसा नहीं जीना चाहोगे। क्या आप खुश रह पाओगे? तो खुश रहना है, आपकी फैमिली खुश रहे, आप खुश रहो, और लाइफ को मतलब एट दी एंड एवरीवन हैज़ टू डाई। बट क्या आप वो फ्रस्ट्रेशन के साथ मरना चाहते हो या खुश रह के मरना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरा सजेशन हमेशा किसी भी बच्चे को जो अभी सीए कर रहा है या फिर जो सीए बन गए हैं, उनको यही होता है कि किसी चीज़ के पीछे मत भागो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसको डेवलप करो। भले ही पैसा अभी थोड़ा कम मिले, लेकिन तुम बाद में जाके उसमें पैसा बना लोगे। तो दिस इज़ द थिंग आई विल सजेस्ट। इसको मैं कहना चाहूँगा कि कॉर्पोरेटली फिलॉसफी ऑफ कॉर्पोरेट आपने ही बता दिया कि फिलॉसफी। हाँ, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अभी क्या हमें सिर्फ भागने का पड़ता है कि यार मेरे को इस फर्म में बहुत अच्छा लग रहा है, इसका नाम कितना, इसका ब्रांड वैल्यू कितना अच्छा है, मैं इसमें चला जाता हूँ। बट रियल लाइफ में जब आप जाते हो तो सोचते हो यार मैं इसमें क्यों आया,
तो ऐसा नहीं सोचना है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जिस भी फर्म में आप चूज़ हो रहे हो, जाओ अपने सीनियर्स से बात करो, उस फर्म में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं फिनेंस से रिलेटेड, मतलब अगर फिनेंस की बात कर रहे हैं तो फिनेंस से रिलेटेड जो उसमें काम कर रहे हैं, जो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, उनसे बात करो क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो आपको सच बताएंगे। और स्पेशली जो अभी फ्रेशर्स गए हैं, मान लो 6 मंथ 1 ईयर बैक जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है, उनसे पूछो कि कल्चर कैसा है, और ये सब रिसर्च करके ही जाना। वरना क्या होगा, आप 3 या 4 महीने बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपको बैड थॉट्स आएंगे कि मैं क्यों आ गया, और क्विट करके भागोगे उस जगह से। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए ऐसा सोचना पड़ेगा। चलिए, अब सीए की पाथवे जर्नी हो गई, अब सीए काइंड ऑफ बन चुके हैं अपन, तो अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अर्निंग ऑफ अ सीए। बेसिकली जो सीए बाहर से देखते हैं उन कहते हैं कि सीए बन गए तो आपकी लाइफ बन गई काइंड ऑफ, लेकिन आप इसको एक जेन्युइन ऑनेस्ट वे में बता सकते हो कि व्हाट इज़ रियलिटी ऑफ अ सीए ऑफ अर्निंग्स आफ्टर बिकमिंग अ सीए। या बेसिकली सीए बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। और सीए बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पेड़ मिल जाएगा नोटों का और आप झड़ाओगे तो पूरा पेड़ आपके ऊपर पैसा पैसा हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत इक्वली करनी पड़ेगी। सेकेंडली, बहुत से लोग ना सॉफ्ट स्किल पे वर्क नहीं करते हैं। मेरा सजेशन ये होता है हमेशा कि सॉफ्ट स्किल को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। आप कितने भी अच्छे सीए हो, अगर आप नहीं बता पाओगे कि आप अच्छे सीए हो तो आपको कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला है। तो आपको सबसे पहले अपने सॉफ्ट स्किल्स पे स्ट्रॉन्ग रखना है, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको लोगों से मिलना है, लोगों से हेजिटेट नहीं होना है, तो ही आप फिर एक लेवल के बाद एक जो करोड्स ऑफ रुपीज़ की हम बात करते हैं तो आप कमा सकते हो। सेकेंडली, जॉब में भी ऐसा ही है कि आप कितने भी अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अच्छा नहीं बोल पाए, आप इंटरव्यू अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए, आप कितने भी अच्छे हो काम में, क्या आपको वो चूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। आपका वो बैकग्राउंड देखेंगे रिज्यूमे में, क्या इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये मेरे क्लाइंट के सामने कैसे प्रेजेंट करेगा अपने आप को। अगर आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाओगे उनको, तो फिर आपको वो क्यों चूज़ करेंगे। तो ये जो मिथ है कि आप करोड़पति बन जाओगे सीए बनते ही, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है और हर फील्ड में मेहनत होती है। हाँ, एक एडवांटेज ज़रूर होता है सीए डिग्री का, सीए आपके टैग में जुड़ने का, आपके नाम के आगे सीए जुड़ने का कि यार ये सीए है। ये एक एडवांटेज होता है कि ये एक ट्रस्ट होता है एक एम्प्लॉयर का या फिर एक क्लाइंट का कि यार मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये खुद भी पढ़ा लिखा बंदा है, इज़ एजुकेटेड, इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फिर आप पैसा धीरे धीरे करके बनाते हो। सेकेंडली, प्रैक्टिस में ग्रेजुअली स्लोली बनता है पैसा। जॉब में आपको शुरुआत में लगता है कि एकदम पैसा आ गया यार, इसमें सही है जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस में भी आप धीरे धीरे करके, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो धीरे धीरे करके पैसा बनाने लगोगे और एक टाइम बाद आप जॉब वालों के बराबर पहुंच जाओगे। और कुछ अगर आपका अच्छा रहा और तो जॉब वालों के आगे भी जा सकते हो। लेकिन आप मतलब डाउन द लाइन 20 ईयर्स आप चेक करोगे तो आज अगर हम किसी भी चीज़ का अगर डिस्काउंटिंग वैल्यू पे आज लेके आएंगे तो 20 साल बाद वही जॉब वाले की वैल्यू होगी जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू होगी। बस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको अपने तरीके से करने का काम मिल जाता है। सेकेंडली, आप कहीं से भी कर सकते हो। जॉब में कई बार ऐसा एडवांटेज नहीं मिलता है, बट मेरे अकॉर्डिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट हो रहा है उसमें जाओ। बेसिकली आपका कॉल क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर स्केड्यूल लाइफ चाहिए कि आपको एक अपनी बी ओन, मतलब जो सेल्फ हाँ, एक्सकेड्यूल। और जॉब में भी पॉसिबल एक स्टेज बाद, बट कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको शुरुआत में थोड़ा काम करना पड़ता है। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। या बाकी आप टॉप 3 मिथ्स बता सकते हो जो सीए को लगते हैं, मतलब जो है नहीं, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है, मिडिल क्लास है या फिर कोई यंगस्टर एस्पिरेंट है, उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो टॉप 5 मिथ्स अबाउट सीए। मतलब कुछ तो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे जहन में आते हैं। पहला ये है कि सी ए इज़ वेरी टफ कोर्स, ऐसा लोगों को लगता है। सी ए इज़ नॉट दैट टफ, सी ए इज़ वास्ट। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उसमें पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है, और जो उसका साइकिल है एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट का थोड़ा सा टफ होता है, एग्ज़ाम की जो चेकिंग होती है वो थोड़ा टफ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीए बहुत टफ कोर्स है, इस जस्ट कि थोड़ा वास्ट है, और ये मिथ को लोगों को दूर करना पड़ेगा। इस जब भी आप एंट्री अब सीए में देखोगे तो एंट्री कम हो जाती है। क्यों हो जाती है एंट्री कम? क्योंकि बच्चे को शुरुआत से यही बता दिया जाता है कि सीए तो बहुत टफ है, तुमसे सीए नहीं हो पाएगा। ये उनके टीचर्स या उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स ये लोग बोल देते हैं कि तुमसे सीए नहीं हो पाएगा। तो ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लिटरली वर्क हार्ड करोगे, उस चीज़ के लिए फोकस रहोगे, कंसिस्टेंस रहोगे, तो बिल्कुल ही आप सीए बन सकते हो।
पहला मत ये है। दूसरा, मैंने अभी पहले ही क्लियर किया कि पैसे का झाड़ नहीं गिरता है, आपको मेहनत इक्वली करना पड़ती है। तो ये मत सोचना कि आपने एक साइन किया तो आपको 25 लाख 30 लाख मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज, आप किस कंपनी का काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपको कंपनी पैसा देती है। तो ये मिथ आप दूर करोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीए बनने के बाद भी करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचना कि सीए बनने के बाद नहीं करनी पड़ती, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लाइफ लॉन्ग आपको जीना है, अच्छा लाइफ जीना है, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। थर्डली, आर्टिकलशिप को लेके बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि नहीं यार हम बिग फोर में चले जाते हैं, नहीं यार हम शॉर्ट मिडिल फॉर्म में करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत रखें। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपको बिग फोर कुछ एडवांटेज दे सकती है आगे जाके, तो आप जाओ, वरना फिर मिड साइज फर्म से भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। सब्जेक्ट टू ये देख लेना कि आपका प्रिंसिपल कैसे हैं, आपको क्या वो कुछ सिखा रहे हैं या फिर आपको सिर्फ वो डांट रहे हैं। तो डांटने वाले प्रिंसिपल के पास अपन को नहीं जाना है, हमको कुछ सीखने को मिले किसी प्रिंसिपल से, उसके पास जाना है। तो ये एक मिथ है। और बहुत सारे लोगों का एक बहुत बुरा मिथ ये है कि टैक्स को इवेट करने में सीए बहुत हेल्प करता है। टैक्स को बचाने में नहीं, टैक्स को इवेट का मतलब यह है कि टैक्स की चोरी करने में। तो ये गलत है। टैक्स की चोरी करने में नहीं, हम लोग टैक्स प्लानिंग करके टैक्स बचाते हैं, रेदर देन कि हम चोरी करना सिखा के टैक्स बचाते हैं। और अगर हमारे कहीं ना कहीं छोटा दाग तो होता है हर जगह पर, है ना। आपके कपड़े में भी कभी कभी दाग हो जाता है, कुछ खाते हो कुछ गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कपड़ा ही ख़राब हो गया, राइट। तो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति, हर सीए ये ही हो। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशन का नाम ख़राब कर रहे होते हैं, और उसकी सज़ा हमारा इंस्टीट्यूट उसको देता भी है। ऐसा नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं उनके अगेंस्ट। तो ये बिल्कुल मिथ आप मत रखिए कि टैक्स को चोरी करने में मदद करेगा। नहीं, हम आपको प्लानिंग के थ्रू टैक्स बचाने में मदद ज़्यादा करते हैं रेदर देन चोरी करना। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ अभी भी चलता है कि यार हम तो सीए से करवा लेंगे, वो तो हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा बचवा लेगा। ऐसा प्लीज़ ऐसे सीए के पास आप बिल्कुल भी मत जाइए जो आपका पैसा चोरी से बचवाए। आप ऐसे सीए के पास जाइए जो आपको प्लानिंग बताए और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करे रेदर देन एक चोर बनाने में मदद करे। तो ये जो मिथ्स हैं इनको हम क्लियर करना चाहते थे सबके सामने। तो अब जैसे सीए बन गए, अब अर्निंग आ गई, तो अब थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अपन जैसे जो ऑडियंस है मोस्टली यंगस्टर्स हैं और काइंड ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से, जिनके मतलब बहुत ज़्यादा कोई हाई टॉप नॉच अर्निंग नहीं रहती। तो उनके ये रहता है कि उनको जो बताते हैं तो उनके सामने एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो। तो इससे पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि कैन यू हाईलाइट सम की पॉइंट्स फॉर मिडिल क्लास यंगस्टर्स अगेंस्ट टैक्सेशन और अगेंस्ट इंश्योरेंस, जो अपनी मतलब एक पर्सनल फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ आ गई कि आपके मतलब जॉब एक इम्पॉर्टेंट रोल है लेकिन फाइनेंस भी है कि आप कैसे कर सकते हो। तो आप कोई की पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा हम टैक्स देते हैं, ठीक है। तो टैक्स को चोरी करके ना बचा के हम प्लानिंग करके बचाएं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसमें कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे आप इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो पहली चीज़ तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसमें आपको 1.5 लाख तक का 80C सेक्शन है, उसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, उसमें आपको पीएफ का भी मिलता है, पीपीएफ का भी मिलता है, देयर अदर ELSS स्कीम होता है, म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग स्कीम होता है, उसका भी मिलता है। तो ऐसे करके आप 1.5 लाख तक उसमें बचत कर सकते हैं। सेकेंडली एक सेक्शन है 80CCB1D। इस सेक्शन में आप जो NPS स्कीम होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए पेंशन आपको मालूम है 60-65 ईयर के होने के बाद पेंशन नहीं मिलने वाली अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो ही मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि 50,000 रुपये डाल दिए तो अब इतनी ईजिली निकलते नहीं हैं, उसके कुछ लॉज होते हैं तभी आप वो पैसा बाहर निकाल सकते हो। जैसे मैरिज हो गई या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन है, ऐसे कुछ क्लॉज हैं, अगर उसके थ्रू आप जाते हो तो ही आप पैसा बाहर निकाल सकते हो। लेकिन सरकार ने आपको टैक्स बेनिफिट दिया है उसके लिए 50,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा, तो 50,000 रुपीज़ तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्डली आ जाता है हम मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं। तो हम सबको मालूम है हम पेरेंट्स के लिए अगर मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं और अगर उनकी एज 60+ है, कितनी प्लस है, 60+ है, मतलब वो सीनियर सिटीज़न में आते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप कैश में ना करके मेडिकली जो आप एक्सपेंडिचर जो उनके लिए कर रहे हैं वो UPI के थ्रू या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू करिए। उससे आपको उसमें भी आप 50,000 रुपये तक अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप रेंट दे रहे हैं तो आप उसमें भी अपना टैक्स बचा सकते हैं HRA कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और बाकी चीज़ें तो मैं अब ऑफिस में ही बताना चाहूँगा, ऐसा मतलब पॉडकास्ट में नहीं बता सकता कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने बेसिक चीज़ें ये क्लियर कर दी कि ये करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस को लेके जो मिथ है कि कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, आप सबको पता है।
लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं, आपको नहीं पता है, तो आपकी फैमिली को बेनिफिट मिलना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो लाइफ इंश्योरेंस ये सोच के मत कराना कि मैं 10 साल बाद मुझे रिटर्न मिल जाएगा वापस अगर मैं ज़िंदा बच गया। आप ये सोच के कराइए कि अगर इफ़ समथिंग मिस हैपनिंग हैपेंड इन फ्यूचर तो एटलीस्ट माई फैमिली विल गेट दैट मच ऑफ अमाउंट कि वो अपना लाइफ प्रॉपरली गुजार पाएँ। जो मेरी कमी है वो एटलीस्ट पैसे वाइज तो उनको फील नहीं हो। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो जैसे आकाश, आपने अब पर्सनल फाइनेंस की बात हो गई, तो अब ऐसे आप खुद की वो कंसल्टेंसी या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब आते हैं कंपनी पे, प्रोफेशनल लाइफ पे। तो हाउ डज द कंपनी सेव इट्स मनी? कंपनी पैसा बचाने के लिए नहीं भागती, कंपनी पैसा बनाने के लिए भागती है। अगर आप पैसा बचाने के लिए भाग रहे हो तो वो कंपनी क्यों है? मतलब पैसा बनाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो टैक्सेशन वाइज अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उसमें आपको जाते हो तो जैसे अगर आप मतलब एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म हो, उसमें आपको फ्लैट रेट 30% टैक्स लगता है अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो। और वहीं आपकी एक कंपनी है तो उसको आपको फ्लैट रेट 25% टैक्स लगता है, सब्जेक्ट टू कुछ सेस रहते हैं वो ऐड करने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं छोटी सी सेविंग होती है। साथ ही साथ में आपके क्या एक्सपेंसेस हैं, अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो जेन्युइन एक्सपेंसेस है, तो इंडिविजुअल अगर अपनी सैलरी में से एक्सपेंस करता है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बट अगर एक कंपनी एक्सपेंस कर रही है और वो कंपनी के लिए कर रही है, जैसे आज मैं जिस कैफ़े में बैठा हूँ, अगर ये कंपनी है और ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ पे या फूड पे या फिर अगर जैसे अपनी मीटिंग हो रही है और आप एक कंपनी चला रहे हो, आप मेरे को मिलाने के लिए कुछ पैसा खर्च करते हो, मतलब कुछ आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो, कुछ खर्चा करते हो रेगुलरली, आप होटल का कुछ खर्चा करते हो, तो वो सब चीज़ों में भी कंपनी बचा सकती है। तो ये तो बहुत एक लेमैन आंसर हो गया जो लोग सबको जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये रोल प्ले करती है कि यार कंपनी का फिनेंस मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी को टैक्स बचाना तो है ही, साथ साथ में किस तरीके से अपना फिनेंस मैनेज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज में मैंने ये देखा है कि फ़ंड एक्सेप्ट करते हैं, मान लीजिए 10 करोड़ एक्सेप्ट कर लिया और हवा की मतलब पानी की तरह जैसे हम कहते हैं ना वैसा उड़ा देते हैं। तो फिनेंशियल उनका कौन फिनेंस देख रहा है, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर वो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, क्या उसको फिनेंस का इतना नॉलेज है, तो वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है कि फिनेंस किस तरीके से किस चंक्स में मैनेज हो रहा है, कहाँ पर एक्सपेंस लग रहा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हैं, वो फाइनेंस को बैकफायर कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंस को पीछे रखते जाओगे तो आप ये मान के चलिए कि डाउन द लाइन 5 और 10 ईयर्स आपकी कंपनी डूबना तय है। बिकॉज फाइनेंस को मैनेज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक कंपनी को चलाने के लिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी फाइनेंस इज़ अ पिलर। जो आप इमारत बना रहे हो उसको बड़ी करने के लिए अगर आपका एक पिलर भी हिल गया तो वो गिरने में टाइम नहीं लगेगा, जो आप सबको पता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ के साथ होता है जो बाद में क्या करते हैं, आपने आज तो एम्प्लॉयज़ बहुत सारे ले लिए बिकॉज आपके पास फंड आया, बट अब ले ऑफ कितने लेवल पे चल रहा है और आज भी आप देख रहे हो कि जो बहुत बड़े स्टार्टअप्स हो गए, आई कैन नॉट नेम इन दिस पॉडकास्ट वरना मेरे ऊपर ही केस हो जाएगा। तो द थिंग इज़ कि आज जो ले ऑफ कितना लेवल पे चल रहा है, अट्रीशन लेवल कितना ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ का, तो उनके करियर का क्या सोचा, क्या वो जो डूब गया, आपकी कंपनी डूब रही है तो उसके चक्कर में आप उन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका लाइफ भी ख़राब करते जा रहे हो। तो द थिंग इज़ कि ये जो मैनेज करना आता है ना, हो सकता है एक जो फाउंडर है उसको नहीं पता हो, तो ये काम होता है फाइनेंस मैनेजर का, ये काम होता है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का कि उनको बताए कि कहाँ उनको रुकना है, कहाँ उनको तेज़ी से करना है, कहाँ उनको क्या मैनेज करना है। ऐसे ही मैंने बहुत बार देखा है, जो मैं भी कंपनीज़ देखता हूँ कि ऐसी कंपनीज़ में मैं डील करता हूँ जो रिस्ट्रक्चरिंग करवा रही हैं या फिर मॉडलिंग हो रहा है जिन कंपनी का, तो ये देखता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है एक्सेसिव स्टॉक भर लेती हैं। अब स्टॉक की ज़रूरत नहीं है तो भी आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक भर लिया, तो कैसे आप मैनेज करोगे? वो स्टॉक आपका स्टक हो गया और एक बार स्टक हो गया तो डेड स्टॉक हो गया, और डेड स्टॉक हो गया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। तो जैसे आपने एक अच्छा खासा वो दे दिया, इससे एक बात याद आती है कि जो इम्पोर्टेंट रहता है कंपनी के लिए, COO, CEO और CFO, मतलब 3 रहते हैं। एक ऑपरेशन संभालता है, एक फाइनेंस संभालता है और एक एग्जीक्यूशन संभालता है। तो इसके बाद जो आते हैं कंपनी के बाद कि सेव आ गए, अब पैसे तो मतलब जो सेव कर लिए या फिर उसको मतलब मैनेज कर लिया जो फाइनेंस था। इसके बाद आता है कि जो ऑडिट आप बोल रहे हो वो कैसे फाइल हो सकता है। जैसे आप कोई अगर 5 ईयर ओल्ड गाय को मतलब कोई इसको समझा रहे हो तो आप कैसे समझाओगे?
ऑडिट का मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंस को आपने बना लिया खुद से, अब उसको किस तरीके से आपने किसी को दिया वो फाइनेंस को बनाने के बाद, और वो किस तरीके से उसको चेक कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपकी चेकिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको ही हम बोल देते हैं कहीं ना कहीं जाके ऑडिट। तो ऑडिट का मतलब अगर लेमैन की तरीके से देखा जाए तो आपने कुछ बनाया, उसको किसी ने ओवरव्यू कर लिया, ये हो जाता है ऑडिट। और उसको हम लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉ किस तरीके से मैनेज करेगा वो हो जाएगा आपका ऑडिट। तो मैं आप बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकता, उसके लिए मुझे क्लास लेनी पड़ेगी बहुत बड़ी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो चलिए, इसका मतलब शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिया आपने। इसके बाद ये कहते हैं कि तो जब कंपनी की बात आ गई है, जैसे अब कंपनी ने एक काइंड ऑफ फाइनेंस पिलर सेव कर लिया, फिर अपन एक क्वेश्चन इस पे उठ के आता है कि रिपोर्ट आई, या फिर मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था कि मार्क ज़करबर्ग या फिर एलन मस्क हो गए, जो मेजर सीईओ बड़े बड़े पॉपुलर रहते हैं, वो कहते हैं कि टेकिंग सैलरी एज अ $1 और $10, मतलब काइंड ऑफ नील कह सकते हो उन्हें, लेकिन उनकी जो लाइफ रहती है वो पूरी लग्जीरियस रहती है कि उनके पास जो बिग स्पोर्ट्स कार रहती हैं और बड़ी जो रहती है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे वो इन्जॉय भी करते हैं और काइंड ऑफ ये भी करते हैं। पहली चीज़ तो उनको इक्विटी होल्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो उनका प्रॉफिट आता है कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट भी तो करते हैं, या तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वापस, या फिर वो कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं लाइफ में। तो वो जो चंक आ रहा है, मान लीजिए अगर उनके 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उनके पास अगर मेजर स्टेक है, मान लीजिए अगर उनके पास 50% या 60% इक्विटी है, तो आप मान लीजिए 60% उनको मिल रहा है, तो 600 करोड़ रुपये तो उनको ही मिल रहा है। अगर 1,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ तो 600 करोड़ रुपए उनको मिल रहा है, आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो वो उससे तो एंजॉय कर सकते हैं ना। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो एम्प्लॉय बन के एंजॉय करें, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सैलरी लेके एंजॉय करें, बट उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने जो कंपनी में अपना इतना खून पसीना लगाया है, उससे जो वो पैसा ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो उनके पास पैसा बच रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो उससे पैसा ले रहे हैं। और जब वो उससे ले रहे हैं तो वो कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सिर्फ उसी कंपनी में लगाएं। हो सकता है वो उस कंपनी में लगाएं, हो सकता है वो कुछ और इन्वेस्टमेंट्स करें। और ये भी होता है मैक्सिमम, आप जो बड़े जो कंपनीज़ होती हैं उनके जो फाउंडर्स होते हैं वो छोटी छोटी कंपनीज़ में लगाते हैं, उसी को हम स्टार्टअप नाम देते हैं, और स्टार्टअप के पास वैसे ही पैसा आता है क्योंकि बड़ी कंपनीज जब छोटी कंपनीज में पैसा लगा रही होती है। चलिए, ये तो रहा एक मतलब पर्सनल क्वेश्चन था मेरा, जेन्युइनली मैं आपको बताऊं तो। अब आते हैं एक रैपिड फायर पर, जिसका मतलब सिग्नेचर क्वेश्चन है, जो मैंने नाम रखा है हाउ, व्हाट एंड वाई। बेसिकली ये क्वेश्चन आएगा वाई, हाउ और व्हाट से रिलेटेड। आपको 2 या 3 लाइंस में आंसर देना है, जितना शॉर्ट हो सके, क्रिस्प हो सके, और मोस्ट वैल्यू ऐड होनी चाहिए। मतलब ये रहा है कि मेजरली इसी से जो काइंड ऑफ जो मोस्ट वैल्यू ऐड वो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वाई डू यू चूज CA एज अ करियर? आई चूज CA एज अ करियर बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, और पैसा तो मुझे कमाना ही था, तो पैसा इंपॉर्टेंट रोल है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ड्यू टू रिस्पेक्ट जो मैंने देखी कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट एक CFO बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक हाँ, तो आकाश, अपन आ गए लास्ट सेक्शन की ओर। ये सेक्शन काइंड ऑफ रैपिड फायर जैसा है, इसका नाम है हाउ, व्हाट एंड वाई। बेसिकली ये रिलेटेड रहेगा हाउ, व्हाट एंड वाई से। आपको एक क्विक आंसर देना है, क्रिस्प प्लस मोस्ट वैल्यू एडिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं कि वाई यू चूज CA एज अ करियर? वाई आई चूज CA एज अ करियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिला बीइंग अ CA। सेकेंडली मैंने यही सोचा था कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, और मनी तो यार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में जीने के लिए। साथ में ना मेरा बहुत मन करता है कि लोगों से मैं बात करूं, कनेक्शन बनाऊं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर गया कि मेरे को नेटवर्किंग बहुत अच्छी मिलती रही। तो ये एक पार्ट है CA बनने का मेरा। इसी के बाद आता है कि व्हाट इज़ मतलब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ योर यूनिकनेस? मतलब एक हर पर्सन एक यूनिक होता है, उसकी एक एबिलिटी होती है, तो व्हाट इज़ योर यूनिकनेस? माई यूनिकनेस इज़ कि मैं वक्त के साथ ना ढल जाता हूँ। बेसिकली चेंजेस को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं रिजिड नहीं होता हूँ कि क्लाइंट नहीं तुमको यही ऐसे ही कराना पड़ेगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ और क्या उसके लिए बेस्ट होगा
वो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा। ऐसा नहीं है कि नहीं इसमें ऐसा होगा तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्लाइंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज़ माय सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो सॉफ्ट स्किल अच्छी होना बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक कन्विंसिंग पावर है, तो ये मुझे एक लीग से अलग करती है। क्वाइट वेल आंसर्ड मैं कहना चाहूँगा। इसी के साथ फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि तो आपने यूनिकनेस बोला, तो हाउ डू यू थिंक द न्यू टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग चेंजेस विल चेंज सीए इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंडस्ट्री? अकॉर्डिंग टू मी ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, पहले हम जो लिटिगेशन के मैटर्स बनाते थे उसको हमें खुद ही लिखना पड़ता था बहुत कुछ। आज हम खुद भी एआई की मदद लेते हैं, चैट जीपीटी की, या फिर आप बहुत सारे एआईज आते हैं, एआई बैकग्राउंड आते हैं, मतलब जिसमें आप मदद ले सकते हो। तो वन ऑफ देम इज़ चैट जीपीटी। तो मैं खुद भी मदद लेता हूँ। मुझे लिटिगेशन में कुछ बनाना होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी लैंग्वेज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपने एक बार कुछ ड्राफ्ट्स निकाल लिए चैट जीपीटी से, उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी जो, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आप अपना इनपुट डालोगे तो कहीं ना कहीं एक हेल्प हो जाती है एक टेक्नोलॉजी और एक फिनेंशियल माइंड की, और वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मुझे लगता है कि सारे सीएस को ये टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ। अदरवाइज़ आप बहुत पीछे होते जाओगे। साथ में नॉलेज बहुत अच्छी रखें आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो अच्छा कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज के ज़माने के हिसाब से और आगे आने वाले टाइम के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि इफ समवन वांट्स टू मेक अ करियर इन सीए और इन फाइनेंस, व्हाट विल एडवाइस यू विल गिव? What advice I will give is like कि you should be more focused. Secondly, CA करने का रीज़न क्या है, पहले ये ढूंढो कि आपको CA बनना क्यों है, कि आपको क्या फाइनेंस मैनेज करना है, कि आपको क्या करना है, वो बन के करोगे क्या वो बन के सिर्फ CA की डिग्री टांग दोगे, ऐसा नहीं। CA का जो वैल्यू है, आप क्यों बनना चाहते हो वो कहीं ना कहीं सोचो और फिर उसके लिए फोकस्ड हो जाओ और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस रहो, आराम से CA बन जाओगे। तो एक ये पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। फाइंडिंग योर वाई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ का है। या करेक्ट। फिर उसके बाद इसे कह सकते हैं कि जैसे कि जो अब एक न्यूज़ आ रही है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, या फिर काइंड ऑफ जो टॉप अपन कह सकते हैं कि एक बिग इकोनॉमी बनने वाला है या डोमिनेटिंग बन सकता है। तो इसमें जो रहता है इंडिया में व्हाट सीए और फाइनेंशियल रोल विल बी प्लेड, मतलब जो सीए रहेंगे वो रोल क्या प्ले करेंगे? देखो, इकोनॉमिकली कैसे बड़ा बनेगा आप मुझे बताओ। जब फाइनेंसेस बढ़ेंगे, जब बिज़नेस बढ़ेंगे तभी बढ़ेगा। बिज़नेस कम होंगे तो इंडिया बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन अगर बिज़नेस बढ़ रहे हैं तो इंडिया बड़ा हो सकता है, राइट। तो बेसिकली आप अगर देखोगे, अगर आपका बिज़नेस बढ़ रहा है तो सीए का रोल तो बढ़ ही जाएगा। सीए का रोल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बिज़नेस अगर बढ़ रहा है तो फाइनेंस मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना। बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या बिज़नेस ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। सेकेंडली, अगर बिज़नेस में फाइनेंस वीक हुआ तो वो डेवलप्ड कंट्री कैसे बन सकती है? आज अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, आप किसी की भी बात करें, वो भी आप सीएस को बहुत प्रेज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है, उनको मालूम है कि वो हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस क्वेश्चन में अपन आते हैं कि जैसे एक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब या डोमिनेटिंग कंट्री बनने वाला है, तो व्हाट फाइनेंस प्ले रोल, और सीए व्हाट प्ले अ रोल इन इंडिया टू बिकम अ डोमिनेटिंग कंट्री और टॉप डेवलप्ड कंट्री? सो बेसिकली डेवलप कंट्री कब बनेगी आप मुझे ये बताओ। जब बनेगी जब बिजनेसेस बढ़ेंगे, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, जब ही आप बिज़नेस को बड़ा कर पाओगे। बिज़नेस कब बड़ा होंगे? जब आपका फाइनेंस प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा होगा। अगर आपका फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहा होगा तो क्या वो कंपनी या फिर वो कंट्री बड़ी बन सकती है? कभी नहीं बन सकती है। तो अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो सीए के रोल तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर फाइनेंस ख़राब हुआ तो वो कंपनी नीचे जाने वाली है। वो कंपनी नीचे जाने से कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी फिर से फॉल करेगी। लेकिन अगर हम फॉल कब नहीं करेगी? जब वो आगे बढ़ना चाहेंगे, जब उनको फाइनेंस को मैनेज करते हुए चलते जाएंगे। तो सीए का रोल यार अब तो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ने वाला है, क्योंकि उनको बहुत कुछ मैनेज करना है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जाएंगी, कहीं ना कहीं फाइनेंस में सीए का रोल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप लोग को लगेगा यार सीए मतलब बनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, क्योंकि उनके लिए ही मतलब फाइनेंस मैनेज करने के लिए कंपनी को एक सीए की तो ज़रूरत है, और एक अच्छा सीए जब भी मिलेगा जब आप उसको मैनेज कर पाओगे, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप बनाने में सीए एक
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले अगले 5 से 10 साल में। A sweet, kind-hearted CA we have. इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा CA आकाश सक्सेना, थैंक यू सो मच। आई लाइक टू शो माई ग्रेटिट्यूड जेन्युइनली। मुझे ये लगा नहीं कि मैं किसी मतलब प्रोफेशनल से बात करूँ, एक प्रोफेशनल वे में एक बड़े भाई की तरह बात हुई अपनी, इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर कपिंग इन क्यूरियोसिटीज़ और बिल्कुल यार। अपनी स्टोरी बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट आप बनाओ, ब्लॉग्स आप बनाओ और आगे बढ़ते रहो। और जो रियल लाइफ में जो लोग जी रहे हैं स्टार्टअप्स के, उनको बहुत मदद करो कि क्या होता है स्टार्टअप, कैसे चलता है स्टार्टअप, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाइए और आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब योर चैनल, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को प्रेरित करिए और उनका सब्सक्राइब करने के लिए हेल्प करूँगा। मैं आपको आगे बोलूँगा लोगों को कि सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज ये कुछ अच्छा करना चाह रहा है सोसाइटी के लिए। तो थैंक यू फ्रॉम माई साइड एज वेल फॉर कॉलिंग मी हियर।